जोड़ों का दर्द, सुबह उठते ही शरीर में एक जकड़न सी महसूस होना, चलने फिरने में तकलीफ, ये अनुभव हम में से कई लोगों के लिए बहुत आम है। बिल्कुल, और अक्सर हम इसे उम्र का तकाजा या शायद मौसम का बदलाव मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर इसका समाधान हजारों साल पुरानी किसी जड़ी बूटी में छिपा हो? आज हम आयुर्वेद के खजाने से एक ऐसी ही औषधि रासना के बारे में एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। जी, और ये पड़ताल जरूरी भी है, क्योंकि रासना सिर्फ एक जड़ी बूटी नहीं है। आयुर्वेद में वात दोष से जुड़ी समस्याओं के लिए ये एक, आप कह सकते हैं, आधारशिला है। वात जो हमारे शरीर में गति, तंत्रिका तंत्र, हर तरह के मूवमेंट को नियंत्रित करता है। जब ये बिगड़ता है तो दर्द की एक लहर सी पैदा कर देता है। तो मतलब आज हम सिर्फ एक पौधे की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस चाबी को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो शरीर के सबसे बड़े सिस्टम को नियंत्रित करने वाले तले को खोल सकती है। आज का हमारा मकसद है रासना की पूरी कहानी को समझना। इसकी असली पहचान क्या है, इसमें कौन सी शक्तियां छिपी हैं और ये शरीर पर असर कैसे करती है। और मैंने सुना है कि इस कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ भी है। इसकी पहचान को लेकर ही एक बड़ा विवाद है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हमारी यात्रा यहीं से शुरू होती है, रासना की पहचान के संकट से। चलिए तो फिर इस रहस्य की परतें खोलते हैं। सबसे पहले रासना का महत्व क्या है? आयुर्वेद इसे किस नज़र से देखता है? आयुर्वेद में रासना को एक शक्तिशाली वेदना स्थापक, मतलब दर्द को खत्म करने वाली, और शोधर यानी सूजन को कम करने वाली औषधि माना गया है। भाव प्रकाश निघंटू में इसके गुणों का बखान करते हुए एक बहुत सुंदर श्लोक है। बताइए। रासना अम वातहंत्री चा पाचनी कफ वातनुत शोथ शूल विशिश्वासह कासे हिदमा जवरापहा। वाह। इसका मतलब है कि रासना आमवात का नाश करती है, पाचन शक्ति बढ़ाती है और कफवात को शांत करती है। साथ ही ये सूजन, दर्द, विष, श्वास, खांसी, हिचकी और बुखार को भी दूर करती है। ये तो गुणों की एक पूरी लिस्ट है। तो जो पौधा उत्तरी भारत में इस्तेमाल होता है, जिसे आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया ने भी असली रासना माना है, वो है प्लूचा लैंसियोलेटा। यहाँ तक तो सब ठीक लगता है, फिर विवाद कहाँ से शुरू होता है? विवाद तब शुरू होता है जब हम भारत में यात्रा करते हैं। जैसा आपने कहा, उत्तर भारत में प्लूचा लेंसियोलाटा, जो एस्टरेसी यानी सूरजमुखी परिवार का पौधा है, उसे मानक माना जाता है। लेकिन जैसे ही आप दक्षिण भारत की ओर जाएंगे, वहां के वैद्य आपको एल्पीनिया गलंगा नाम का पौधा देंगे और कहेंगे कि यही असली रासना है। एक मिनट, एल्पीनिया गलंगा, ये तो कुलंजन है ना? अदरक परिवार का। जी बिल्कुल, ये जिंगीबेरेसी यानी अदरक परिवार का पौधा है। तो एक ही नाम, लेकिन पौधे सूरजमुखी और अदरक परिवार के। ये तो पूरी तरह से अलग है। और क्या ये यहीं खत्म हो जाता है? नहीं, कहानी में एक और किरदार है। अगर आप पूर्वी भारत, खासकर बंगाल की तरफ जाएं, तो वहां वैंडा टेसेलाटा का प्रयोग होता है। वैंडा टेसेलाटा। हाँ, जो ऑर्किडेसी परिवार का एक ऑर्किड है। ये एक अधिपादप यानी एपीफाइट है, जो दूसरे पेड़ों पर रुकता है। ये तो सच में हैरान करने वाला है। एक ही नाम रासना और 3 बिल्कुल अलग-अलग पौधे। पर मेरा सवाल ये है कि इससे एक मरीज या डॉक्टर के लिए क्या फर्क पड़ता है? यह एक बहुत ही गंभीर चिकित्सकीय चुनौती है। अगर तीनों ही दर्द कम करते हैं तो क्या समस्या है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। हो सकता है कि इन सभी में कुछ गुण समान हो, जैसे उष्ण वीर्य यानी गर्म तासीर का होना। लेकिन अलग पौधे होने का मतलब है उनके रासायनिक घटक और काम करने का तरीका भी पूरी तरह अलग है। शास्त्रीय ग्रंथों में जिस विशिष्ट प्रभाव यानी प्रभाव की बात की गई है, वो सिर्फ प्रामाणिक द्रव्य से ही मिल सकता है। लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं कि तीनों ही पौधे काम करते हों, बस अलग-अलग तरीकों से? क्या हम प्लूचिया लैंसियोलाटा को असली कहकर बाकी क्षेत्रों के पारंपरिक ज्ञान को कम नहीं आंक रहे हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसे कम आंकना नहीं, बल्कि समझने की जरूरत है। ये भ्रम क्षेत्रीय परंपराओं, मानकीकरण की कमी और स्थानीय उपलब्धता के कारण पैदा हुआ है। हो सकता है कि बाकी दोनों पौधों में भी वात को कम करने के गुण हों, लेकिन जिस आम वात और ग्रिद्रिसी यानी साइटिका पर अचूक प्रभाव की बात शास्त्र करते हैं, वो प्लूचिया लैंसिलोटा से ही जुड़ा है। ठीक है, तो जब एक ही नाम के 3 अलग-अलग पौधे हैं, तो ये जानना और भी जरूरी हो जाता है कि जिसे आयुर्वेद असली रासना मानता है, उसे हम पहचाने कैसे? वो पौधा असल में दिखता कैसा है? बिल्कुल।
लूचिया लैंसियोलाटा 2 से 4 फीट की ऊंचाई वाला एक छोटा झाड़ीदार पौधा है। इसकी सबसे बड़ी पहचान इसकी पत्तियां हैं, जो आयताकार यानी ऑब्लॉन्ग होती हैं और उन पर दोनों तरफ महीन रेशमी रोए जैसी संरचना होती है। अच्छा, आयुर्वेद में तो हर जड़ी बूटी को कई खूबसूरत नाम दिए जाते हैं जो उसके गुणों की कहानी कहते हैं। क्या रासना के भी ऐसे कुछ नाम हैं? हाँ, भाव प्रकाश निघंटु जैसे ग्रंथों में इसके कई संस्कृत पर्यायवाची हैं। एक श्लोक में कहा गया है, रासना युक्तरसा तत्र सुगंधा श्रेयसी चसा। तो इसमें पहला नाम है रासना या रसना, दूसरा है युक्तरसा, मतलब जिसमें उचित या योग्य औषधीय रस मौजूद हो। फिर सुगंधा, क्योंकि इसकी जड़ों और पत्तियों में एक खास सुगंध होती है। और चौथा नाम है श्रेयसी। श्रेयसी, ये नाम बहुत सुंदर है। इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ सबसे अच्छी होने की वजह से है या इसका कोई और गहरा मतलब है? इसका गहरा मतलब है, श्रेय का अर्थ है कल्याण, जो शरीर का कल्याण करे, जो रोगों से मुक्ति दिलाकर परम सुख दे, वही श्रेयसी है। वाह! ये नाम बताता है कि रासना सिर्फ एक पेन किलर नहीं, बल्कि शरीर को वापस संतुलन और स्वास्थ्य की ओर ले जाने वाली एक कल्याणकारी औषधि है। ये तो हुई पहचान की बात। अब थोड़ा इसके पीछे के दर्शन को समझते हैं। आयुर्वेद में वात दोष का स्वभाव ठंडा और रूखा माना गया है ना? बिल्कुल। वात को आप शरीर में बहने वाली ठंडी सूखी हवा की तरह समझ सकते हैं। जी। जब ये हवा तेज हो जाती है तो शरीर के अंगों में नमी सुखा देती है, जिससे जोड़ों में चिकनाई कम हो जाती है और कटकट की आवाज आने लगती है। जी। और यही ठंडक शरीर में जकड़न और दर्द पैदा करती है। रासना का पूरा दर्शन इसी वात की शीतलता पर विजय पाने में निहित है। तो रासना इस ठंडी हवा का मुकाबला कैसे करती है? अपने स्वभाव से। रासना का स्वभाव वात का ठीक उल्टा है। इसका रस यानी स्वाद कटु या तीखा है और इसकी वीर्य यानी तासीर उष्ण यानी गर्म है। ये अपनी गर्मी से वात की ठंडक को काटती है, जैसे गर्म पानी जमी हुई बर्फ को पिघला देता है। अच्छा, यह शरीर के बंद चैनलों, जिन्हें आयुर्वेद में श्रोत कहते हैं, को खोलती है और ऊर्जा के प्रवाह को सुचारू बनाती है। इसका कोई पारंपरिक उदाहरण जो आज भी देखने को मिलता हो, जैसे गांव में लोग इसे कैसे इस्तेमाल करते थे? जरूर। भारतीय गांवों में रासना के पत्तों का लेप लगाना एक बहुत पुराना घरेलू उपाय है। खासकर सर्दियों में, जब जोड़ों में दर्द और अकड़न बढ़ जाती है, तो रासना के ताजे पत्तों को पीसकर हल्का गर्म करके दर्द वाली जगह पर लगाया जाता है। अच्छा, आज भी? हाँ, आज भी कई गांवों में ये तरीका जिंदा है। ये दिखाता है कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, परंपराओं में भी बसता है। तो अब आते हैं इसके वैज्ञानिक पक्ष पर। ये शरीर के अंदर काम कैसे करती है? आयुर्वेद में इसके लिए रस पंचक की एक बहुत ही व्यवस्थित अवधारणा है। बिल्कुल, रासना की पूरी शक्ति उसके रस पंचक में ही छिपी है। ये 5 स्तंभों का एक ढांचा है, जो बताता है कि कोई भी जड़ी बूटी शरीर में जाकर क्या करेगी। पहला स्तंभ है रस यानी स्वाद। इसका स्वाद कटु यानी तीखा और तिक्त यानी कड़वा है। कटु रस शरीर में जाकर अग्नि को बढ़ाता है, जो वात और कफ को शांत करता है। और तिक्त रस शरीर से आम को सुखाकर और पचाकर बाहर निकालता है। आम, इसे अक्सर टॉक्सिन्स कह दिया जाता है, लेकिन आयुर्वेद में इसका मतलब ज्यादा गहरा है ना? हाँ, आम का मतलब सिर्फ टॉक्सिन्स नहीं है। आयुर्वेद में आम का मतलब है अधपचा खाना, जो शरीर में सड़कर एक चिपचिपा जहरीला पदार्थ बन जाता है। ये जोड़ों में जाकर जकड़न और सूजन पैदा करता है, जिसे हम आमवात या र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। अच्छा। रासना अपने कड़वे और तीखे स्वाद से इसी आम को पचाकर सिस्टम से बाहर निकालती है। ठीक है, तो इसका स्वाद तीखा और कड़वा है, पर क्या सिर्फ स्वाद से इतना बड़ा असर हो सकता है, या इसकी तासीर, जिसे वीर्य कहते हैं, उसका भी कोई खास रोल है? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। स्वाद तो सिर्फ शुरुआत है। असली काम इसका दूसरा स्तंभ वीर्य करता है, जो उष्ण यानी गर्म है। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण है। ये गर्मी सीधे वात की ठंडक और रूखेपन पर हमला करती है, जिससे दर्द और जकड़न में तुरंत आराम मिलता है। और इसका असर कितनी देर रहता है? यहीं पर तीसरा स्तंभ काम आता है, विपाक यानी पाचन के बाद का प्रभाव। इसका विपाक कटु है। इसका मतलब है कि पाचन के बाद भी शरीर में इसकी गर्मी और तीखापन बना रहता है। अच्छा। जो वात कफ को लंबे समय तक नियंत्रित रखने में मदद करता है। यह सिर्फ एक अस्थायी समाधान नहीं है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि रासना शरीर में एक तरह से हीट सीकिंग मिसाइल की तरह काम करती है। इसका तीखापन और गर्म तासीर सीधे वात के ठंडेपन पर हमला करती है और पाचन के बाद भी ये गर्मी बनी रहती है ताकि समस्या वापस ना आए। क्या बेहतरीन उपमा दी है। बिल्कुल यही। ये सिर्फ एक पेन किलर नहीं बल्कि एक पूरा थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम है। बिल्कुल। और इसके चौथे और पांचवें स्तंभ हैं गुण और कर्म। इसके गुण हैं लघु यानी हल्की और तीक्ष्ण यानी तेजी से फैलने वाली। अपने तीक्ष्ण गुण के कारण ये शरीर के सूक्ष्मतम चैनलों में घुसकर रुकावटों को दूर करती है। और कर्म? इसके कर्म तो हम पहले ही श्लोक में देख चुके हैं। वात कफ को शांत करना, दर्द और सूजन मिटाना, आम को पचाना। ये तो बहुत तार्किक लग रहा है, पर क्या आयुर्वेद में कुछ ऐसी भी शक्तियां मानी जाती हैं जो इन तर्कों से परे हों? कोई एक्स फैक्टर? बिल्कुल, और वही आयुर्वेद का सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली सिद्धांत है प्रभाव। प्रभाव? प्रभाव को आप एक जड़ी बूटी का सुपर पावर समझ सकते हैं। जैसे अदरक और हल्दी दोनों गर्म होते हैं, लेकिन हल्दी का एक सुपर पावर है कि वो सूजन पर बहुत अच्छा काम करती है। उसी तरह रासना का सुपर पावर है सियाटिका और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के दर्द को जड़ से खत्म करना। अच्छा। इसीलिए शास्त्रों में इसके लिए खास शब्द आए हैं। रासना विशेषाद आमवाद घग्नि तथा घृध्र सीनाशिनी। मतलब ये विशेष रूप से इन्हीं बीमारियों पर काम करती है? जी, मतलब रासना विशेष रूप से आमवाद को नष्ट करने वाली आमवादघ्नि और गृध्रसी यानी साइटिका का नाश करने वाली गृध्रसी नाशक है। यह इसका प्रभाव है। ये अद्भुत है। तो जब एक वैद्य को इन सारी शक्तियों का इस्तेमाल करना होता है तो वो मरीज को रासना किस रूप में देते हैं? इसे क्वाथ यानी काढ़ा, चूर्ण और लेप तीनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसकी असली शक्ति इसके शास्त्रीय योगों में दिखती है, जहां इसे दूसरी जड़ी बूटियों के साथ एक टीम की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। इनमें सबसे प्रसिद्ध है रासना सप्तक क्वाथ। सप्तक मतलब 7? इसमें 7 चीजें होती होंगी, पर 7 ही क्यों? आपका सवाल ही इसके विज्ञान को खोलता है। जी, इसमें रासना के साथ गोखरू, एरंडमूल, देवदारू, पुनर्नवा, गिलोय और आरगवद होते हैं। हर एक का अपना खास काम है। रासना दर्द और सूजन कम करती है। एरंडमूल यानी अरंडी की जड़ वात को नीचे की तरफ धकेलकर शरीर से बाहर निकालती है। अच्छा, जिसे अनुलोमन कहते हैं। जी। गोखरू मूत्रल है जो घुले हुए टॉक्सिन्स को पेशाब के रास्ते बाहर करता है। पुनर्नवा सूजन कम करती है और गिलोय आम का पाचन करती है। तो ये एक पूरी सेना की तरह है जो अलग अलग मोर्चों पर एक साथ काम करती है। बिल्कुल, इसीलिए उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें जोड़ों के दर्द के साथ कब्ज की भी शिकायत हो। एक और बहुत प्रसिद्ध नाम जो मैंने सुना है वो है रासनादी गुग्गुलू। इसमें तो गुग्गुलू भी है। हाँ, ये रासना और गुग्गुलू का एक शक्तिशाली संयोजन है। इसे आप एक टैग टीम की तरह समझ सकते हैं। टैग टीम? जी। रासना दर्द पर काम करती है और गुग्गुलू अपने शोधर गुण से सूजन को कम करता है। गुग्गुलू की एक और खासियत है कि वो जोड़ों में जाकर जमी हुई खराब चीजों को खुरचकर बाहर निकालता है। तो ये साइटिका के लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, ये गृध्रसी यानी सायाटिका और आमवाद के लिए बहुत प्रभावी है। बेहतर नतीजों के लिए इसे अक्सर दशमूल क्वाथ के साथ अनुपान के रूप में दिया जाता है। और एक महारासनादि क्वाथ भी है। इसके नाम में महा क्यों लगा है? महा इसलिए क्योंकि ये एक बहुत व्यापक और कई जड़ी बूटियों वाला योग है। इसे आप एक सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा कह सकते हैं। सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा? जी। इसका उपयोग गंभीर और पुरानी वात व्याधियों जैसे पक्षाघात यानी पैरालिसिस, कंपवात यानी पार्किंसंस डिजीज और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में किया जाता है। इसमें रासना मुख्य वायलिन की तरह है, लेकिन बाकी दर्जनों जड़ी बूटियां उसके काम को सहारा देती हैं और शरीर के दूसरे सिस्टम्स को भी ठीक करती हैं। ये तो वात रोगों के लिए एक संपूर्ण समाधान जैसा लगता है। हाँ, एक तरह से। तो आज हमने रासना यानी प्लूचिया लैंसेलोटा की पूरी कहानी जानी। ये सिर्फ एक दर्द निवारक जड़ी बूटी नहीं, बल्कि वात रोगों के लिए आयुर्वेद का एक समग्र और सोचा समझा समाधान है। हमने इसकी पहचान के विवाद को समझा, इसके पीछे के गहरे दार्शनिक महत्व को जाना और इसके शक्तिशाली योगों पर भी चर्चा की। बिल्कुल, निष्कर्ष यह है कि रासना वात व्याधियों के इलाज के लिए एक अनिवार्य औषधि है। लेकिन ये चर्चा ये भी साबित करती है कि आयुर्वेद सिर्फ जड़ी बूटी खालों वाला विज्ञान नहीं है। ये सही पौधे की पहचान, उसके गुणों को समझने और फिर उसे सही तरीके से दूसरे द्रव्यों के साथ मिलाकर एक सटीक फॉर्मूला बनाने का एक गहरा विज्ञान है। और जैसा हमने शुरू में बात की थी,
अल्फीनिया गलांगा और वांडा टेसलाटा जैसे विकल्पों पर और वैज्ञानिक शोध की आवश्यकता है, ताकि उनकी प्रभावकारिता को प्रमाणित किया जा सके और पारंपरिक ज्ञान तथा आधुनिक विज्ञान के बीच एक पुल बनाया जा सके। आज की चर्चा से एक सवाल मेरे मन में कौंध रहा है। हम हमेशा एक मानक या स्टैंडर्डाइज्ड दवा की बात करते हैं, लेकिन भारत इतना विविध है, यहाँ हर क्षेत्र की अपनी वनस्पतियां हैं। तो क्या भविष्य में आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक ज्ञान मिलकर एक ऐसी हाइपर लोकल आयुर्वेदिक फार्मेसी बना सकते हैं जहां स्थानीय विकल्पों को गलत या नकली मानने के बजाय उनके प्रभावकारिता को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित कर चिकित्सा में एकीकृत किया जाए, ताकि बंगाल के व्यक्ति को उत्तर भारत की रासना पर निर्भर न रहना पड़े? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।